कभी कभी क्रोध में इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिन्हें करने की उसकी ना तो कोई योजना होती है ना ही शक्ति। क्रोध की आग भी रचनात्मक हो सकती है यदि उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। अधीश तो क्रोध, अपमान, क्षोभ, ग्लानि सभी एक साथ अनुभव कर रहा है, लेकिन इस आग में दूसरों को जलाने की बजाय उसने अपने आप को तपाना उचित समझा, और तपकर जो स्वर्ण निकला वो था उसका दृढ़ संकल्प अपना खोया सम्मान वापस पाने का। नवीन निरंजन की आंखों में अपने लिए भरी हिकारत वो भूल नहीं पा रहा था। भौमसेन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सोमसेन का बार बार उस पर शक करना उसे गुस्सा दिलाता था, और सबसे ऊपर था समीर का अविश्वास। उसने भी सोच लिया था कि अब अधीश उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। इस बीच सिर्फ एक व्यक्ति, बलवीर के भरोसे ने अधीश को सहारा दिया। इस आग में जलने के बाद वो अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ, और इस बार जो अधीश निकला वो पहले से कहीं अधिक सक्षम और लक्ष्य के प्रति समर्पित था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अब जो भी करेगा केवल अपनी नजरों में ऊंचा उठने के लिए। अधीश ने जैसा सोच रखा था, क्या वो इतनी आसानी से उसे पूरा कर सकेगा? पुराने किले का अभियान क्या परिणाम लेकर आएगा अधीश और तरंगम के लिए? क्या यह अभियान दोनों का ही भाग्य बदल कर रख देगा, या फेंक देगा दुर्भाग्य की एक अंधी खाई में? उधर प्रकाश नगर के इस महल ने बहुत सी खुशियां और दुख देखे थे, लेकिन आज जिस घटना का गवाह बनने जा रहा था, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। एक पति अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ रहा था। एक पिता अपने बच्चों को, परिवार को त्याग कर जा रहा था, वो भी एक अभी अभी उसके जीवन में शामिल हुई एक स्त्री के लिए, जिसे शायद अभी तक वो ठीक से जानता भी नहीं। लेकिन विश्वनाथ पुरोहित उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपनी बात से फिरना नहीं सीखा। अमृत, माधवी और अधिपति रोकते रह गए, और विश्वनाथ पुरोहित अपनी प्रेमिका को लेकर महल और परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। चंद्रिका अपने साथ अपनी बूढ़ी मां को भी ले गई। जाने से पहले एक बार भी उसने अमृत या माधवी से बात तक करने की कोशिश नहीं की। अभी सब इस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि मधुमती देवी की धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाई दी। अब कब तक तुम लोग इसी तरह शोक सभा लगाकर बैठने की सोच रहे हो? क्या और कोई काम नहीं रह गया? ये सुनकर सब सकते में आ गए। कल तक तो मधुमती देवी किस बुरी तरह शोक मना रही थी, और आज? लेकिन शायद उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। एक सेवक को सामंत रणधीर के पास संदेश लेकर भेजा गया। संदेश पाकर सामंत रणधीर खुद मधुमती देवी से मिलने चले आए। मधुमती देवी ने खुद उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामंत जी, आप तो मेरी अवस्था से परिचित हैं। बीमारी की वजह से मैं बहुत अधिक श्रम का काम नहीं कर सकती, इसलिए खुद मिलने नहीं आ सकी। सामंत विनम्र स्वर में बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है देवी जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, और आपके बुलाने पर तो मैं 100 बार दौड़ा दौड़ा आऊंगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपने किसी विशेष उद्देश्य से मुझे यहां बुलाया है। मधुमती देवी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सो तो है। दरअसल बात यह है सामंत जी कि मैं प्रकाश नगर के अलावा दोनों क्षेत्रों की भूमि और उनसे प्राप्त होने वाली आय के बारे में कुछ जानकारी चाहती हूं। अब आपसे कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। विश्वा जी के यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाने से कहीं। मधुमती देवी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। सामंत ने कुछ ठहर कर कहा, जी देवी जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं सब जानता हूं और आपकी बात का अर्थ समझ रहा हूं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी आय का विवरण मैं आपके पास भेज दूंगा, और विश्वा जी से उसका एक हिस्सा भी आपके हित में निश्चित करवा दूंगा। मधुमती देवी ने उन्हें धन्यवाद कहा। कुछ और जरूरी बातचीत करके सामंत चले गए, लेकिन अमृत, माधवी और यहां तक कि अधिपति भी उनकी ये व्यवहार कुशलता देखकर चकित थे। कल तक उन सबको डर था कि मधुमती देवी न जाने किस तरह जी सकेंगी, लेकिन आज उनकी हिम्मत देखकर सबने मन ही मन उनका लोहा मान लिया था। अमृत और माधवी के मन में तो उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। इसके बाद उन्होंने देवयानी को कुछ भी बताने से भी मना कर दिया था। अमृत ने कहा भी, माँ जी, अब तो देवयानी दीदी को संदेश भेजकर सब कुछ बता दीजिए। उन्हें बाद में कहीं और से पता चलेगा तो कितना दुख होगा। मधुमती देवी बोली, मैं भी समझती हूं अमृत, लेकिन अभी उसकी हालत
ऐसी नहीं है कि किसी भी तरह का तनाव उसे दिया जाए। अमृत ने कुछ खुश होते हुए कहा। मतलब? मधुमती देवी जी मुस्कुराते हुए बोली। मतलब वही जो तुम समझ रही हो। देवयानी मां बनने वाली है। आज सुबह ही मृगांक ने कार्तिक के पास संदेश भेजा था। जल्दी ही इस महल में एक और बच्चे की किलकारी गूंजेगी। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी पता चले। अमृत ने कहा, मैं समझ गई माँ जी, लेकिन अब मेरा मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। माधवी ने जब ये खबर सुनी तो वो भी देवयानी से मिलने के लिए तड़प उठी। वो तो देवयानी को अपने बचपन से ही जानती थी। आखिर जिद करके उन दोनों ने मधुमती देवी से आज्ञा ले ही ली। मधुमती देवी ने सावधान करते हुए कहा, उसके लिए यात्रा करना अभी ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को ही अच्छा समय देखकर वहां भेज दूंगी। अमृत और माधवी खुशी से खिल उठी। काफी दिनों बाद आज उनका मन हल्का था। अब तो जल्दी से जल्दी वे देवयानी के पास पहुंच जाना चाहती थीं। उधर महंत के रथ में सवार रानी भाग्यलक्ष्मी और लारा भी जल्दी से जल्दी उस नगर तक पहुंच जाना चाहती थी जहां महंत के मित्र रहते थे। 3 दिन से वे लगातार यात्रा कर रही थीं। चंपावती की सीमा से बाहर निकलने के बाद उनका रथ 1-2 स्थानों पर रुका जरूर था, लेकिन अधिक देर तक नहीं। महंत ने सारथी को पहले ही समझा दिया था कि सुरक्षित जगह देखकर ही रुकना। हो सकता है कि सामंत के सैनिक इन दोनों की खोज करने आए। सारथी ने उन्हें आश्वस्त किया, आप बिल्कुल चिंता ना करें महंत जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूं और दोनों स्त्रियों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ही ले जाऊंगा। और इसीलिए वो रास्ते में सिर्फ बहुत जरूरी होने पर और आसपास जांच पड़ताल करके ही रथ रोकता था। रानी ने सारथी से पूछा, भैया और कितनी देर लगेगी? सारथी ने कहा, बस 2-3 दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे देवी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपको सुरक्षित महंत जी के मित्र के घर तक पहुंचा कर आऊंगा। रानी भाग्यलक्ष्मी को वास्तव में बहुत डर लग रहा था और घबराहट हो रही थी। चंदा को खोजने के पहले ही प्रयास में इतना बड़ा विघ्न आ गया था। अब दूसरी अमावस्या तक उन्हें 1 महीने का इंतजार करना था और ऊपर से सामंत से वे दुश्मनी मोल ले चुकी थी। चंपावती का सामंत उस दिन तो अपनी मां की वजह से शांत रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी मां ने उस स्त्री को महल से बाहर भेज दिया है तो वो क्रोध से पागल हो उठा। वो अपनी मां से तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन बहुत से सैनिक उसने तुरंत रानी भाग्यलक्ष्मी की खोज में भेज दिए। 7 दिन के अंदर यदि तुम उसकी खोज खबर लेकर नहीं लौटे तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, उसने सैनिकों को हुक्म दिया। अब सामंत के सैनिक भी रात दिन एक करके रानी को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिल रहा था। तभी एक मुखबिर ने सैनिकों के प्रमुख को आकर सूचना दी कि देवादिदेव मंदिर के महंत तो नगर में हैं ही, लेकिन उनका रथ यहाँ नहीं है। सेना प्रमुख तुरंत समझ गया कि इसमें सामंत की माताजी और महंत की मिली भगत शामिल है और हो ना हो उन दोनों ने ही उस स्त्री को नगर से बाहर भेजा है। लेकिन वो ना तो महंत से पूछताछ कर सकता था, न ही सामंत की माता से। इसलिए एक ही रास्ता था, उस रथ को खोजा जाए जिससे सभी दोषियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। सारथी बहुत तेज गति से रथ चला रहा था, तभी अचानक उसे अगले नाके पर कुछ सैनिक नजर आए। उसने घोड़ों की लगाम खींची और रथ को जंगल की ओर मोड़ दिया। ये देखकर रानी घबरा गई। अब क्या हुआ सारथी, हम वापस क्यों जा रहे हैं? सारथी ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, हम वापस नहीं जा रहे हैं। आगे चंपावती के सैनिक आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, इसलिए मैंने रथ जंगल की ओर मोड़ लिया है। रानी ने पूछा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या जंगल से होकर हम आगे जा सकते हैं? सारथी ने जवाब दिया, रथ लेकर तो नहीं जा सकते देवी, हमें आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। उधर ज्वाला दत्त जब अधीश के कमरे से निकले तब उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और अधीश ने उनकी योजना में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। लेकिन जब वे महल के बाहर निकले तो अधीश भी उनके साथ हो गया। महाशय, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी सोमसेन से कुछ जरूरी बातें करनी है, साथ ही कुछ शर्तें भी रखनी है। ज्वाला दत्त ने कहा, हाँ ये भी ठीक रहेगा अधीश, लेकिन शर्तें कैसी, वो भी सोमसेन से? ज्वाला दत्त की समझ में नहीं आया कि जब अधीश ने उनका साथ देने का वादा कर लिया है तो वो सोमसेन के सामने कौन सी शर्तें रखना चाहता है। लेकिन अधीश ने उनके इस सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अब जल्दी ही आप भी जान जाएंगे कि मेरी क्या शर्तें हैं। जब वे दोनों सोमसेन के महल में पहुंचे तो वो बाहर ही ज्वाला दत्त की प्रतीक्षा कर रहा था। अधीश को ज्वाला दत्त के साथ आया देख
उसकी बाँछें खिल उठी। वो समझ गया कि अधीश उसके दल में शामिल होने के लिए मान गया है। भोमसेन उस समय वहां नहीं था, तो ये अधीश से बातचीत करने का सबसे अच्छा अवसर था। उसने उठकर अधीश का स्वागत किया। आइए मांत्रिक अधीश, उस दिन के बाद तो आपने दर्शन ही नहीं दिए। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर अधीश को मन ही मन हंसी आ गई, लेकिन खुद पर काबू रखकर उसने कहा, मुझे तो आना ही था। जब आपके परम मित्र खुद मुझसे बातचीत करने आए, अब इतने सम्माननीय व्यक्ति की बात तो मैं टाल नहीं सकता। अधीश ने सोमसेन को उसी की भाषा में जवाब दिया। सोमसेन मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं ज्वाला जी का हमेशा आभारी रहूंगा। खैर, अब हमें जल्दी ही चलने की योजना बनानी चाहिए। अधीश ने कहा, हाँ, वो तो बनानी ही पड़ेगी। आपको तो पता ही होगा, और भी कुछ दल इस यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें निरंजन परिवार का दल प्रमुख है। सोमसेन इस बारे में भी अधीश से पूछना चाह रहा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पूछे, क्योंकि उस दिन भोमसेन पर प्राण घातक हमला करने वाले अधीश का रूप देखकर सोमसेन खुद मन ही मन उससे डरने लगा था। सोमसेन बोला, हाँ, बहुत से अभियान दल जा रहे हैं, लेकिन विजय हमारी ही होगी। सोमसेन ने जानबूझकर ही फिर आगे कुछ नहीं कहा। उसका काम तो बन ही रहा था। अब वो किसी भी तरह के सवाल जवाब करके अधीश को नाराज नहीं करना चाहता था। अब अधीश को अपनी बात रखने का मौका मिल गया। उसने कहा, सोमसेन जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा मित्र भी हमारे दल में शामिल हो और इस अभियान में जाए। सोमसेन इस तरह की बातों का आदी नहीं था, लेकिन अभी अधीश की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, लेकिन ये मित्र है कौन? अधीश ने कहा, आपको याद होगा मेरा मित्र समीर, जो मेरे साथ चंपावती की यात्रा पर गया था। सोमसेन ने सर हिलाकर हामी भर दी। अधीश का काम हो चुका था, अब बस अभियान पर जाने की तिथि निश्चित की जानी थी। सोमसेन बोला, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं सोचता हूं परसों ही हम इस अभियान के लिए चल पड़ेंगे। ठीक है ज्वालादत्त जी? ज्वालादत्त ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं तैयार हूं। यह कहकर उन्होंने अधीश की ओर भेद भरी निगाहों से देखा। सारी योजना तैयार हो चुकी थी। वहां से निकलकर वो सीधा समीर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। परसों हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहना मित्र। समीर बोला, मैं तो कब से तैयार हूं मित्र, अभियान पर जाने के लिए भी। और वो इससे आगे कुछ कहता, तभी अधीश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर में वो अपने घर वापस लौट आया। अधीश अपने कमरे में था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने लीमा थी। उसने अधीश को बताया, आपके मित्र आपका इंतजार कर रहे हैं। मित्र? कौन मित्र? अधीश ने पूछा, क्योंकि समीर तो इस समय आने से रहा। अधीश नीचे आया तो उसने देखा ईला और निमेश उसका इंतजार कर रहे हैं। अधीश कुछ समझ नहीं पाया। ये दोनों यहां? अधीश ने सोचा, कल रात जो हुआ उसके बाद भी? इतना सब होने के बाद भी ईला और निमेश अधीश से मिलने क्यों आए थे? क्या अब भी उनके अभियान पर जाने की उम्मीद शेष थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।